गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक व्यर्थ ठहराव यानी वर्ड एग्रीमेंट का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएं। इसमें हम टॉपिक में इसका अर्थ एवं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत कौन कौन से ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम अर्थ देखते हैं। वैध अनुबंध के लिए ठहराव की आवश्यक शर्त है कि ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए जिन्हें अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया। यह धारा 10 में है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में है। ये टॉपिक भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक टॉपिक है। अब इसमें इसका अर्थ में व्यर्थ ठहराव वह है जिसे कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ये धारा 2 के जी में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत ऐसा ठहराव पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अधिनियम में निम्नलिखित ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए। अधिनियम से मतलब है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत इस प्रकार से 12-13 ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। पहला है जिसमें अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, धारा 11 के अंतर्गत आता है। धारा 11 में निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। उनमें कौन कौन से हैं? पहला अवयस्क, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति और तीसरा राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। यदि इन 3 प्रकार के पक्षकारों द्वारा अनुबंध किया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। दूसरा इसमें तथ्य से संबंधित गलती वाले ठहराव, धारा 20। जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी भी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। अतः ठहराव तथ्य संबंधी गलती के आधार पर होता है तो ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है। तीसरा है विदेशी राजनियम की गलती वाले ठहराव। ये धारा 21 के अंतर्गत है। भारतीय अनुबंध नियम 1872 की ये समस्त धाराएँ हैं जिनका हमने ई कंटेंट में भी उल्लेख किया है धाराओं का। तो विदेशी राजनियम गलती वाले ठहराव धारा 21 के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? जब पक्षकार किसी ठहराव को करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम के संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधित गलती कहलाती है। विदेशी राजनियम के संबंध में गलती के आधार पर हुए ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। अगला चौथा है अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य के ठहराव। ये धारा 23 के अंतर्गत बताया गया है। जिनमें क्या है? जिन ठहरावों का प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है अर्थात कानून के द्वारा जो वैधानिक नहीं है उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। इस धारा 23 में निम्नलिखित प्रकार के ठहरावों को अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल का माना गया है। वे कौन कौन से हैं? उनमें पहला है यदि कोई ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है। दूसरा है यदि कोई ठहराव इस प्रकार का है कि यदि अनुमति दे दी जाए तो वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा। अथवा तीसरा वह ठहराव कपटमय है। अथवा
यदि उस ठहराव से किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचती है, अथवा यदि न्यायालय उस ठहराव को अनैतिक समझता है, अथवा यदि न्यायालय उस ठहराव को लोक नीति के विरुद्ध समझता है, तो ऐसे जो ये 6 प्रकार के जो दशाएं बताई हैं, इनमें अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य के ठहराव माने जाते हैं, और ये ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं धारा 23 के अंतर्गत। अगला है 5वां, आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव, धारा 24। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि ठहराव आंशिक रूप से वैधानिक होता है तथा आंशिक रूप से अवैधानिक। यदि ऐसी ठहरावों के वैध एवं अवैध भाग को अलग अलग भागों में विभक्त किया जा सकता है, तो वैध भाग वैध तथा अवैध भाग वाला ठहराव व्यर्थ होगा। यदि ठहराव को वैध अथवा अवैध भागों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो संपूर्ण ठहराव ही व्यर्थ होगा। यह धारा 24 में है। पारस्परिक वचनों एवं वैकल्पिक वचनों वाले ठहरावों जिनका एक भाग विधि विरुद्ध होता है के संबंध में प्रावधान पिछले हमने उसमें बता दिए, पिछले उसमें टॉपिक में हमने इनको व्याख्या की थी। अब है अगला बिना प्रतिफल के ठहराव, 6वां। सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में यहाँ पर कहा गया है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। वहाँ कुछ अपवादजनक परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है जिनमें प्रतिफल के अभाव में भी ठहराव वैध होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ एक अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। अगला है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, 7वां। अवयस्क को छोड़कर किसी भी अविवाहित व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। ये धारा 26 में स्पष्ट रूप से बताया गया। देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को विवाह करने की स्वतंत्रता है, अतः इस स्वतंत्रता को किसी ठहराव द्वारा समाप्त किया जाता है तो ये ठहराव व्यर्थ होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बताएं, अंता ने एक स्त्री को वचन दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करेगा तथा यदि किसी अन्य से करेगा तो वह उसे स्त्री को 2000 रुपये देगा। न्यायालय ने माना कि यह विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव है, अतः व्यर्थ है। किंतु यदि किसी व्यक्ति के विवाह में आंशिक या अप्रत्यक्ष रुकावट डाली जाती है तो ऐसी रुकावट वैध होगी। सामान्यतः शादी करने या पुनर्विवाह करने अथवा माता पिता की इच्छा विरुद्ध शादी करने पर संपत्ति में हिस्सा न देने की बातें शादी विवाह में अप्रत्यक्ष रुकावटें ही होती हैं, ये वैध होती हैं। संपत्ति में से हिस्सा देना या ना देना कोई रुकावट नहीं है। इस मामले में 2 विधवाओं ने यह ठहराव किया कि यदि उनमें से कोई भी पुनः विवाह करेगी तो वह संपत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह रुकावट अप्रत्यक्ष है, अतः वैध है। तो इसका मतलब यह विवाह में रुकावट डालने वाले जो ठहराव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से रुकावट डालना इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला बिंदु है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। यह धारा 27 में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 में लिखा है कि भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को व्यापार, व्यवसाय व पेशे की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसी अनुरूप भारतीय अनुबंध अधिनियम 18 धारा 27 में ये लिखा है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के किसी भी विधिपूर्ण व्यवसाय, धंधे तथा व्यापार में रुकावट डाली जाती है तो वह ठहराव उस सीमा तक व्यर्थ होगा। इस प्रकार स्पष्ट है
कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय पेशे में रुकावट डालने के लिए कोई ठहराव करता है तो यह व्यर्थ होता है। और अगला है इसके अंतर्गत कुछ अपवाद हैं। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में भी वैध होते हैं। इन अपवादजनक परिस्थितियों को 2 भागों में व्यक्त किया जाए, वैधानिक अपवाद और न्यायिक अपवाद। व्यापार की ख्याति के विक्रय की दशा में रोक। दूसरा, साझेदारी समझौते पर रोक, पृथक होने वाले साझेदार पर रोक, फर्म के विघटन की दशा में रोक, फर्म की ख्याति बेचने वाले पर रोक। इस तरह से ये हैं आपके जो ये बिंदु बताए हैं, ये वैधानिक अपवाद हैं। अर्थात अगर इन पर कोई रोक लगाता है कोई भी व्यक्ति तो ये रुकावटें वैध मानी जाती हैं। और न्यायिक अपवाद में है, न्यायिक निर्णयों के आधार पर निम्न प्रकार के व्यापार धंधे या नौकरी में रुकावट डालने रोक लगाने वाले ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। उनमें कौन सा है? जैसे व्यापार संयोजनों या व्यापारिक संघों द्वारा रोक, एकाकी विक्रय या एजेंसी ठहराव द्वारा प्रतिबंध, लाइसेंसिंग अथवा फ्रेंचाइजी अनुबंध द्वारा प्रतिबंध, सेवा नौकरी के ठहराव द्वारा प्रतिबंध। इस तरह से ये ठहराव भी क्या है कि वैध माने जाते हैं। अगला है 9वां, वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव। जब किसी ठहराव का उद्देश्य वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालना होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। संशोधित धारा 28 में इस संबंध में प्रमुख प्रावधान है। क्या है? अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाले ठहराव। दूसरा, प्रवर्तन अवधि को सीमित करने वाले ठहराव, एक अवधि के बाद अधिकार समाप्त करने वाले ठहराव। इस तरह से ये 3 प्रकार के ठहराव इसके अंतर्गत माने गए हैं। और अगला 10वां है अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। जब ठहराव इस प्रकार के हों कि उनका अर्थ निश्चित ना हो अथवा उनका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे ठहराव अनिश्चित अर्थ वाले होते हैं। ये धारा 29 के अंतर्गत है। और ऐसे ठहराव भ्रमात्मक तथा संदेशप्रद प्रकृति के होते हैं, अतः ये व्यर्थ होते हैं। धारा 29 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि किसी ठहराव का परिस्थितियों के अनुसार अर्थ निश्चित किया जा सकता है तो ठहराव वैध माना जाएगा। अगला है 11वां, बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव का मतलब क्या होता है? बाजी का ठहराव वह होता है जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने या अनिर्णित हो जाने पर धन या धन का मूल्य देने की प्रतिज्ञा होती है। इसके अंदर कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉक बोल कंपनी के मामले के निर्णय में न्यायाधीश हॉकिंस ने बाजी की परिभाषा इस प्रकार दी है। बाजी लगाने का ठहराव एक ऐसा ठहराव है जिसमें 2 व्यक्ति किसी अनिश्चित घटना के विषय में विपरीत विचार रखते हुए परस्पर यह ठहराव करते हैं कि उस घटना के निश्चित होने पर एक की दूसरे पर जीत होगी और दूसरा उसको कुछ धन अथवा कोई अन्य वस्तु देगा। इस तरह से ये बाजी के ठहराव व्यर्थ माने गए हैं। अब बाजी के ठहरावों के समान लगने वाले कुछ ठहराव भी होते हैं जो इसके अपवाद हैं, जैसे घुड़दौड़ के ठहराव, लॉटरियाँ, ये इनको क्या है कि बाजी के ठहराव नहीं माने जाते हैं और ये उसके समान ही लगते हैं। लॉटरियाँ जैसे चिट फंड है, वर्ग पहली प्रतियोगिता हैं, बीमे के ठहराव हैं, भावी व्यवहार या सौदे हैं, तेजी मंदी के विकल्प के सौदे हैं। ये वैसे वैध माने गए हैं ये, लेकिन लगते बाजी के ठहराव की तरह ये इसके अपवाद हैं, है ना। तो इस तरह से ये बाजी के जो ठहराव हैं वो
भी इस अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत व्यर्थ माने गए हैं। कुछ इनके अपवाद जो मैंने इनको बताए हैं, इनको छोड़ करके। और अगले हैं असंभव भावी घटना पर आधारित ठहराव। यदि कोई ठहराव किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा, चाहे ऐसी घटना की असंभवता की जानकारी ठहराव करते समय ही क्यों ना हो। धारा 36 के अंतर्गत लिखा है। और अंतिम है असंभव कार्यों को करने के ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत इनको व्यर्थ घोषित किया गया है। अब ये क्या होता है असंभव घटना के ठहराव? ऐसा ठहराव जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए है जो प्रारंभ से ही असंभव है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भविष्य में कोई कार्य असंभव होने पर ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। यदि भविष्य में कुछ घटनाओं घटित होने या राजनियम परिवर्तन होने कारण कोई ठहराव पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसा ठहराव असंभवता के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। इस तरह से ये आज हमने आपको 13 प्रकार के जो ठहराव हैं ये स्पष्ट रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि व्यर्थ ठहराव से क्या आशय है और व्यर्थ ठहरावों के प्रकारों को बताइए। ये भी कई बार 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको छात्र एवं छात्राओं इसका अध्ययन ध्यान से करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।